स्टार्ट। चलिए, आईएएस की इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस और जानकारियों में आज हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हमारे पास आपके कई सवाल आए थे और आज हम उन सवालों के जवाब देंगे। जो अलग अलग क्वेश्चन हमारे पास आए हैं, उन क्वेश्चंस में सबसे पहला क्वेश्चन था क्वालिफिकेशन क्या करना चाहिए, मीडियम कौन सा होना चाहिए। इसके बारे में मैं आंसर दूं उसके पहले मैं आपको आईएएस के विषय में कुछ बताना चाहता हूं। देखिए, आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का एग्ज़ाम है। ये सही मायने में इसकी शुरुआत 1858 के दौरान हुई थी, जब ब्रिटिशर्स का पीरियड भारत में हुआ करता था। उस समय इसका नाम इंपीरियल सिविल सर्विसेज हुआ करता था, यानी कि आईसीएस। इंपीरियल साम्राज्यवाद होता था तो फिर नाम भी वही था, इंपीरियल सिविल सर्विसेज। तो ऐसे में जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद इसका नाम बदला गया है। 26 जनवरी 1950 को ये इंपीरियल सिविल सर्विसेज बदल करके इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के तौर पर जानी गई आईएएस, और आज आप इसे आईएएस के तौर पर जानते हैं। हालांकि अगर इसकी बारीकी में जाएं तो आईएएस एक पोस्ट है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एक पोस्ट है। इसे आप कई बार कैडर भी कह देते हैं, हालांकि कैडर के कई और मतलब निकलते हैं, वो भी मैं आज आपको बताऊंगा। तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ये जो पोस्ट है, ये उन 24 पोस्ट में से एक पोस्ट है जिसको हम ऑल इन ऑल जनरल सेंस में आईएएस का एग्ज़ाम कह देते हैं। सही मायने में एग्ज़ाम सिविल सर्विसेज का है। इस एग्ज़ाम को होल्ड करने वाली जो बॉडी है वो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूनियन मतलब कि यूनियन ऑफ इंडिया, पूरे देश के स्तर पर एग्ज़ाम होल्ड होता है, इसलिए नाम यूनियन है। पब्लिक सर्विस कमीशन का यहाँ पर मतलब ये है कि हिंदी में अगर इसे कहें तो संघ लोक सेवा आयोग। तो संघ यहाँ पर यूनियन शब्द से आता है और ये लोक सेवाएं हैं, मतलब आप डिफेंस में नहीं जा रहे हैं, ये मिलिट्री सर्विसेज नहीं है, ये पब्लिक सर्विसेज हैं। तो आप लोक सेवा में रहेंगे चाहे किसी भी सर्विस में जाइए, इसलिए इसका नाम है यूपीएससी। तो यूपीएससी भी लोग इसे पुकारते हैं। उसके अंदर जो एग्ज़ाम होल्ड होता है वो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम है, जनरल सेंस में हम इसे आईएएस कह देते हैं। तो वो जो मैंने 24 सर्विसेज का जिक्र किया था, अगर उन सभी की सभी 24 सर्विसेज की हम बात करें तो उन 24 सर्विसेज में से सबसे पहले 3 ऑल इंडिया सर्विसेज आती हैं, जिसमें से पहली है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, दूसरी है इंडियन पुलिस सर्विस, तीसरी है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ये 3 ऑल इंडिया स्तर की सर्विसेज हैं। इसके बाद 16 क्लास ए सिविल सर्विसेज होती हैं, 16। उसके बाद टोटल 5 क्लास बी सिविल सर्विसेज होती हैं। तो कितनी हो गई टोटल? 16 क्लास ए सिविल सर्विसेज, क्लास ए ऑफिसर जिन्हें आप कहते हैं, 5 क्लास बी सिविल सर्विसेज जिन्हें आप क्लास बी ऑफिसर भी कहते हैं। तो 16 + 5 21 और 3 ऑल इंडिया सर्विसेज जिन्हें आप ऑल इंडियन सर्वेंट कहते हैं, दैट इज़ 24। तो इन 24 टोटल सर्विसेज में से जो पहली पोस्ट है वो आईएएस है, जिसे बहुत ही एस्टीम्ड, बहुत ही हाईएस्ट वर्जन ऑफ ऑल द सिविल सर्विसेज माना जाता है। इसलिए आप जनरल सेंस में इन सारे एग्ज़ाम को आईएएस का एग्ज़ाम कह देते हैं। चलिए, अगर अब बात करें कि आईएएस की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, तो इट इज़ द मोस्ट प्रेस्टिजियस एंड एस्टीम्ड प्रोफाइल। ये एक फैसिलिटेटर ऑफिसर के तौर पर अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करते हैं। इट इज़ अ वेरी डायनेमिक पोस्ट। मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ ये पोस्ट आती हैं। अगर आप डिस्ट्रिक्ट में हैं तो आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिप्टी कमिश्नर्स, अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। कहीं पर डिप्टी कमिश्नर भी कहा जाएगा, कहीं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी कहा जाएगा, कहीं डीएम यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी कहा जाएगा। ये चीफ सेक्रेटरीज़, जनरल सेक्रेटरीज़, कैबिनेट सेक्रेटरीज़, डिफरेंट पोस्ट तक आप जाते हैं। तो ये तो हो गया जब आप भारत के अंदर जॉब करते हैं। आप सेंट्रल गवर्नमेंट को भी सर्व करते हैं, यानी कि आपका कैडर कहाँ कहाँ एम्प्लॉय होता है। आप सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज में भी चले जाते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जॉब देते हैं। आप स्टेट गवर्नमेंट्स में भी एम्प्लॉय हो सकते हैं। यही नहीं, आप पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो पीएसयूज़ होती हैं, आप वहाँ पर भी अपॉइंट हो जाते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स इन डिफरेंट जगह पर आप एम्प्लॉयड होते हैं। इसके तहत अगर आप देखें कि भारत के बाहर विदेशों में अगर आप जाते हैं तो आप डिफरेंट कैपेसिटी में अपने आप को सर्व करते हैं। जैसे कि सबसे पहले आप यूनाइटेड नेशंस और उसकी ब्रांचेस में सर्व कर सकते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में सर्व कर सकते हैं, वर्ल्ड बैंक में आप सर्व कर सकते हैं, इसी के साथ एशियन डेवलपमेंट बैंक, इस तरह की जितनी भी इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं आप उसमें सर्व करते हैं। तो मुद्दे की बात यह है कि यह परमानेंट विंग है गवर्नमेंट का। जब यहाँ पर मैं परमानेंट विंग की बात करता हूँ तो मतलब हमारी कंट्री में
गवर्नमेंट के यहाँ पर 3 ऑर्गन माने गए हैं, जिसे हम अगर टिपिकल लैंग्वेज में कहें तो स्टेट के 3 ऑर्गन माने गए हैं। दैट इज़ द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। इसमें से एग्जीक्यूटिव होती है जिसे हम सरकार मानते हैं, और उसमें जो एक परमानेंट विंग ऑफ ब्यूरोक्रेसी है वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से आता है। तो दे आर द परमानेंट ब्यूरोक्रेट्स ऑफ द कंट्री। इस समय आपने देखा कोरोना वायरस की जब सारी की सारी ये महामारी पूरे विश्व भर में आई, तो भारत में जो मेनली आपको हर तरह के सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम्स, अरेंजमेंट्स, पॉलिसी मेकिंग, डिसीजन मेकिंग, ये सारी चीज़ें करते हुए आपको यही अफसरात नज़र आते होंगे। तो मेन पॉलिसी मेकिंग करना, कंट्री लेवल पर स्ट्रेटजीज प्रिपेयर करना, प्लानिंग्स प्रिपेयर करना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनके पास होती हैं। और फिर ये भिन्न मंत्रियों के साथ मिलकर के, डिफरेंट मिनिस्टर्स के साथ मिलकर के इन पॉलिसीज़ को क्रियान्वित करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो ये तो हो गया इनके विषय में। अब हम जान लेते हैं कि मोटी मोटी सी कौन सी सर्विसेज होती हैं। क्लास ए सिविल सर्विसेज के बारे में मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैंने ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में आपको बता दिया। तो क्लास ए सिविल सर्विसेज में मेन जो ग्रुप ए सिविल सर्विसेज जैसे कहते हैं, जैसे इंडियन फॉरेन सर्विसेज IFS, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस IAAS, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस ICAS, इंडियन कॉरपोरेट लॉ सर्विस ICLS, इसी तरह से इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस, इंडियन डिफेंस एस्टेट सर्विस, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस, इन्हें हम अलाइड सर्विसेज के तौर पर भी जानते हैं। कई बार कुछ इंस्टाग्राम पेजेस आप देखते होंगे या फेसबुक पेजेस, उसमें कुछ ऑफिसर्स की प्रोफाइल आप देखते होंगे, वो उन्होंने अलाइड लिखा होता है, IS अलाइड। तो ये अलाइड ही सर्विसेज है जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ। तो ग्रुप बी सिविल सर्विसेज में जैसे आर्म्ड फोर्सेज हेडक्वार्टर सिविल सर्विस, DANICS, पौंडीचेरी सिविल सर्विसेज और पौंडीचेरी पुलिस सर्विसेज। तो ये तो हो गई सर्विसेज, बहुत ही डायनेमिक फील्ड, एक प्रेस्टिजियस पोजीशन, एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर जो सीधे सीधे सरकार और जनता के बीच की कड़ी है, जो जनता तक सीधे सरकार की नीतियों को ले जाने के लिए जिम्मेदार हैं। जनता की परेशानियां, उनकी आगे आने वाले समय में जो भी एस्पिरेशंस हैं, उन्हें समझ करके, भांप करके सरकार तक पहुंचाना और फिर सरकार के साथ मिल करके नीतियां बनाना, यह इनकी जिम्मेदारी के तहत आ जाता है। अब सवाल आपका लेते हैं, जो सवाल आपने पूछा था। पहला सवाल आपका ये था कि सर इसके तहत क्वालिफिकेशन क्या करना चाहिए। तो क्लियर आंसर, कोई भी डिग्री से आप ग्रेजुएट होने चाहिए। तो आप स्नातक होने चाहिए किसी भी डिग्री से। शर्त यह है कि डिग्री मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। अब आप कहेंगे सर यूनिवर्सिटी से ही पढ़े हों, बिल्कुल नहीं, किसी भी कॉलेज से पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, वो कॉलेज अफिलिएटेड होता है किसी यूनिवर्सिटी के अंदर। मतलब आपकी डिग्री किसी विश्वविद्यालय, किसी यूनिवर्सिटी जो कि मान्यता प्राप्त हो, उनसे होनी चाहिए। तो आप कोई भी डिग्री कर सकते हैं, इसके लिए कोई पर्टिकुलर डिग्री नहीं होती। दूसरा सवाल, क्या सर डिग्री रेगुलर चाहिए या प्राइवेट भी चलेगा, डिस्टेंस भी चलेगा, कॉरेस्पॉन्डेंस। तो प्राइवेट, डिस्टेंस, कॉरेस्पॉन्डेंस को एक तरफ रखते हैं और रेगुलर को। तो रेगुलर हो या प्राइवेट या डिस्टेंस या कॉरेस्पॉन्डेंस हो, दोनों डिग्री चलेंगी। शर्त सिर्फ यही है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। तो आपका एलिजिबिलिटी में क्वालिफिकेशन वाला पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो गया कि कोई डिग्री चलेगी और किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी से चलेगी। शर्त यह है कि मान्यता प्राप्त होना चाहिए। अगला सवाल ये है कि मीडियम कौन सा होना चाहिए। कोई भी मीडियम में आप, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस जो गिवन हैं, उनमें से आप सिविल सर्विस का एग्ज़ाम मेंस का किसी भी लैंग्वेज में अटेम्प्ट कर सकते हैं। जो सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम रहेगा वो 2 भाषाओं में रहेगा, हिंदी और इंग्लिश। जो सिविल सर्विसेज मेंस एग्ज़ाम रहेगा उसमें 2 लैंग्वेज के पेपर रहेंगे। उसमें जो लैंग्वेज इंग्लिश का पेपर है वो आपको अटेम्प्ट करना है, वो क्वालिफाइंग मार्क्स है। लेकिन जो उसमें लैंग्वेज हिंदी का पेपर है, आप अपनी कोई भी चॉइस की लैंग्वेज उसके लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा पूरे के पूरे जो एग्ज़ाम हैं, एक्सेप्ट द लैंग्वेज पेपर ऑफ इंग्लिश, सारे एग्ज़ाम आप किसी भी उन 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा में अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं पंजाब की बात करूँ, मैं पंजाब से हूँ, तो पंजाब का कोई बच्चा यदि पंजाबी भाषा में सारे सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम देना चाहता है, उसे पूरी आज़ादी है, वो पंजाबी भाषा में पेपर दे सकता है। तो मीडियम की कोई पाबंदी नहीं है। शर्त यह है कि जिस भी किसी भाषा में पेपर देने जा रहे हैं, आपको उस भाषा में बुक्स अवेलेबल होनी चाहिए, सिलेबस अवेलेबल होना चाहिए, ताकि आपकी तैयारी हो जाए। यूपीएससी को आपकी भाषा से कंसर्न नहीं है, क्योंकि भाषा मात्र एक जरिया है आपके ज्ञान को प्रकट करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए। ज्ञान है जिसके बेसिस पर आप अपनी पोर्टफोलियो प्रोफाइल को जेन्युइन वे में रन कर पाएंगे और पब्लिक के साथ एक जस्टिस कर पाएंगे। ज्ञान
किसी भी भाषा में ग्रहण हो सकता है। तो यही यूपीएससी का कंसर्न है कि ज्ञान है कि नहीं है, भाषा आपकी चॉइस है। पहली बात क्लियर। तो आपका यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन क्या करना चाहिए, क्लियर हो गया। मीडियम क्या होना चाहिए, क्लियर हो गया। इसी के साथ एक और क्वेश्चन जोड़ देता हूँ, सर परसेंटेज रिक्वायर क्या होना चाहिए। तो अब अगला सवाल का जवाब सुनो। किसी तरह के कोई परसेंटेज की रिक्वायरमेंट कभी यूपीएससी ने इस एग्ज़ाम में नहीं रखी। तो आप देखेंगे एसएससी के एग्ज़ाम है, इनफैक्ट बैंक के एग्ज़ाम्स हैं, वहाँ पर आपकी परसेंटेज की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन यहाँ पर कोई परसेंटेज रिक्वायरमेंट नहीं है। आप किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी से प्राइवेट या रेगुलर में पासिंग मार्क्स के साथ अगर क्वालिफाई हैं, कहीं कहीं पर 33% पासिंग मार्क्स है, कहीं पर 35%, कहीं पर 40 भी होते हैं, वो डिपेंड करता है आप किस कॉलेज यूनिवर्सिटी में। लेकिन जिस भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में हैं, वहाँ के क्वालिफाइंग मार्क्स से अगर आप क्वालिफाई भी हो गए हैं, ग्रेजुएट हो गए हैं, आप एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वह इस बात पर निर्भर ही नहीं कर रहा यूपीएससी कि आपके ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स हैं। रीज़न, उसने अपने सिलेबस का पूरी तरह से डिमार्केट करके आपके सामने पेश किया है, डिफाइन किया है, एक सिलेबस का पहाड़ बना रखा है। उसे चढ़िए, पार आइए, तो फिर उसे चढ़ करके जितने लोग पार आएंगे वो सभी एट पार होंगे, सभी बराबर के स्तर पर होंगे। वो सिलेबस आपकी शख्सियत का पूर्ण रूप से विकास कर देता है। अंततः आपको उसे पढ़ना है जिसमें कई तरह के सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। तो फिर आपके ग्रेजुएट स्कोर पर यूपीएससी निर्भर नहीं है। तो किसी तरह की परसेंटेज रिक्वायरमेंट नहीं। डिग्री किसी कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से हो सकती, कोई भी हो सकती है, किसी भी प्राइवेट कॉरेस्पॉन्डेंस में हो सकती है, रेगुलर में हो सकती, शर्त कि वो मान्यता प्राप्त होने चाहिए। ये क्वेश्चन दोनों के आंसर यहाँ पर कर दिए हैं। अब अगला सवाल है आपका, सर स्ट्रेटजी या अप्रोच कैसी बनानी चाहिए। तो चलिए अब हम आंसर करते हैं कि स्ट्रेटजी और अप्रोच कैसी होनी चाहिए। देखिए, स्ट्रेटजी या अप्रोच कैसी होनी चाहिए, इसमें स्ट्रेटजी और अप्रोच दोनों वर्ड्स अपने आप में सुनने में एक लगते हैं, लेकिन ये बहुत ही डिसिमिलर है। इस पर हम एक एक्सक्लूसिव लेक्चर रखेंगे कभी, लेकिन अभी के लिए जो मैं आपको यहाँ पर समझा सकता हूँ वो सुनिए। देखिए, इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं। पहला सवाल इसमें जो इम्प्लिसिट है, छुपा हुआ है, वो ये है कि तैयारी की शुरुआत हमें कब से करनी चाहिए। सही मायने में अगर हम एक अप्रोच करना चाहते हैं एग्ज़ाम को, एक स्ट्रेटजी बना करके चलना चाहते हैं, तो वो क्या है। तो आइडियली इसकी शुरुआत, सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन आइडियली इसकी शुरुआत आपको +1 से, यानी कि 11th क्लास से स्टार्ट कर देनी चाहिए। उसी समय से आपको उन फील्ड्स, उन स्ट्रीम्स को पिक करना चाहिए जिन फील्ड्स और स्ट्रीम में पहली बात तो आपकी रुचि बहुत है, इंटरेस्ट बहुत है। क्योंकि अगर आप उन स्ट्रीम्स को चुनेंगे जिनमें आपका इंटरेस्ट है, तो आप उन सब्जेक्ट्स को कभी भी बर्डन नहीं समझेंगे सिविल सर्विसेज की तैयारी के साथ साथ। इस तैयारी को और उस पर्टिकुलर अपनी +1 +2 और फर्दर ग्रेजुएशन को आप हमेशा अमेलगमेट करके, इंटीग्रेट करके चल पाएंगे। तो ये पहली चीज़ कि आपको +1 से ही आइडियली इसकी तैयारी शुरू करनी चाहिए। शुरुआत एनसीईआरटी से करनी चाहिए। वो कैसे करनी चाहिए वो मैं समझाऊंगा, लेकिन तैयारी यहाँ से शुरू होनी चाहिए। फिर जब आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है, आप अपना तकरीबन सिलेबस ख़त्म कर लेते हैं, और फिर आपको 1 ईयर एक्सक्लूसिवली डिवोट करके रिवीजन करनी चाहिए उस सारे सिलेबस की। और वो रिवीजन के फेजेस होते हैं। जैसे पहली बार जब आप उस कंप्लीट सिलेबस को अच्छे से दोबारा रिवाइज़ करेंगे तो इट विल टेक 6 to 7 मंथ्स। ये फर्स्ट फेज़ है। फिर उस राउंड को वाइंड अप करने के बाद आप इमीडिएट सेकंड राउंड स्टार्ट करिए। ये सेकंड राउंड आपका 3 to 4 मंथ ले सकता है। फिर आप थर्ड राउंड में एंटर हुई। ये थर्ड राउंड आपका इमीडिएट, जब आप इसे सेकंड राउंड ओवर करने के बाद स्टार्ट करते हैं, ये 2 मंथ्स में आपका कवर हो जाएगा। तो इस तरह से इस थर्ड राउंड के वाइंड अप होने के बाद आपको एग्ज़ाम में इमीडिएटली अपीयर होना है प्रिलिमिनरी में, जो कि मई या जून के राउंड होते हैं किसी भी ईयर में। ऐसे में आपका वो जो सिलेबस आपने लंबे समय में कवर किया, उसे आप 3 रिगरस फेजेस के थ्रू, पहले 6 to 7 मंथ्स का रिवीजन फेज़ जिसमें टाइम लगना लाजमी है, उसके बाद सेकंड इमीडिएट राउंड ऑफ रिवीजन दैट इज़ ऑफ 4 मंथ्स एट लीस्ट, फिर उसके बाद थर्ड इमीडिएट राउंड ऑफ रिवीजन दैट इज़ ऑफ 2 मंथ्स। इसके बाद जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे, सारा सिलेबस आपके हाथ में होगा, एग्ज़ाम क्लियर होगा। तो ये हो गई एक पूरी लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन। फिर आप कहेंगे सर इसका मतलब ये है कि अगर हमने +2 के बाद से, यानी कि ग्रेजुएशन की बिगनिंग से तैयारी शुरू की है, हम नहीं कर सकते, या हमने ग्रेजुएशन के एंड पे तैयारी शुरू की है, हम नहीं कर सकते, या हमने पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान या ख़त्म करने पर की है, या हमने इसके भी बाद जॉब में रहते हुए। आप किसी भी समय में, किसी भी स्टेज पे तैयारी कर सकते हैं। शर्त यह है कि मैक्सिमम एज आपका रह रहा हो अभी।
तो आप किसी भी समय में तैयारी कर सकते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं है। शर्त ये है कि आपकी डिटर्मिनेशन क्या है, आपका फोकस क्या है, और आप कितने कांस्टेंट और कंसिस्टेंट हैं अपनी तैयारी को लेकर के, आप कितने के डेडिकेटेड हैं अपने एम को लेकर के। मैंने एक आपको प्लानिंग बताई कि अगर समय है आपके पास तो आप आइडियली वहाँ से तैयारी शुरू करें। अब अगला सवाल आता है कि सर इसमें आर्ट्स के ही सब्जेक्ट लेकर के तैयारी करनी चाहिए। देखिए, दो चीज़ों को यहाँ पर समझिए। मैंने पहले ही बताया आपका इंटरेस्ट आस्पेक्ट क्या है। यदि आपको इंटरेस्ट मेडिकल में है, यदि आपको नॉन मेडिकल में इंटरेस्ट है, कॉमर्स में इंटरेस्ट है, आप उन्हीं को परस्यू करें। शर्त यह है कि आपका उस फील्ड में पूरा पैशन, पूरा इंटरेस्ट होना चाहिए, तो आप उस तैयारी को कभी बर्डन नहीं समझेंगे और सिविल सर्विसेज की भी तैयारी साथ में हो जाएगी। लेकिन आप जस्ट फॉर द सेक ऑफ ग्रेजुएशन और डिग्रीज़, वो डिग्रीज़ परफॉर्म कर रहे हैं और ऊपर से आपने सिविल सर्विसेज की तैयारी ले रखी है, तो नेचुरली इसमें ह्यूमैनिटीज़ का प्रोपोर्शन काफ़ी ज़्यादा रहता है। इसकी वजह से इसके लिए आपको ऑल इन ऑल डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, तो उस पर टाइम देना है। ऊपर से वो जो आपकी ग्रेजुएशन है उसमें भी आपको इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर इट कैन क्रिएट कैओस, आप कैओस में चले जाएंगे। अब तीसरा सवाल आता है, आप कहेंगे सर इसका मतलब जो +1 +2 ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में आर्ट्स करते हैं, ह्यूमैनिटीज़ करते हैं, फिर तो वो एडवांटेजियस है उनके कंपैरेटिवली जिन्होंने साइंस, बीटेक या कॉमर्स किया है कुछ और। बिल्कुल भी एडवांटेजियस नहीं है वो लोग, क्योंकि हमें इतना लंबा समय हो गया है कोचिंग में इन चीज़ों से डील करते हैं और हमने ये ऑब्ज़र्व किया है बहुत स्ट्रांगली कि ग्रेजुएशन भी यदि आपने सिर्फ ग्रेजुएशन के पर्पज़ से की है कि पास मार्क्स होना है और ग्रेजुएशन होनी है, तो सिविल सर्विसेज में आने के बाद वो सारे के सारे सब्जेक्ट वापस से आपको कंप्लीट न्यू अप्रोच के साथ टारगेट करने पड़ते हैं। क्योंकि सिविल सर्विसेज में चाहे सब्जेक्ट हिस्ट्री है, चाहे बायोलॉजी है, चाहे इकोनॉमी है, चाहे फिज़िक्स है, चाहे पॉलिटी है, चाहे केमिस्ट्री है, आपको ये सारे सब्जेक्ट बहुत ही साइंटिफिकली टारगेट करने हैं। कोई ब्रांच स्पेसिफिक इस तरह से नहीं कि वो आर्ट्स है, ये साइंस है, एवरीथिंग, एवरी ब्रांच इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। आपको उसी सेंस में से टारगेट करना है, सिलेबस को आपस में इंटीग्रेट करना है, सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, कल्चरली कैसे आपने जो टॉपिक पढ़ा उसको यूटिलाइज़ आप कर सकते हैं ऑन फील्ड, इसे ध्यान में रख करके आपको पढ़ना है। ये चीज़ें दिमाग में हैं तो फ़र्क नहीं पड़ता कि किसने क्या डिग्री की है, इन बातों को ध्यान में आपको रखना है। तो पहले तो आपको एक अच्छा खासा समय रहते इसे अप्रोच करना है। पहली बात, नहीं हो पाया कोई बात नहीं, जब भी शुरू किया है एक कंप्लीट डेडिकेटेड टाइम इसे आप डिवोट करिए। और अक्सर लिखा जाता है डिफरेंट जगहों पे, पर मैं आपको एक रियलिटी ही यहाँ पर बता रहा हूँ कि आप डेडिकेटेड आइडियल 1 ईयर का टाइम दीजिए तो एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है। ना आप 1 ईयर पे फोकस करें, ना 6 मंथ्स पे, ना 2 ईयर पे, ना 3 ईयर पे, ना 4 ईयर पे। आप ईयर्स पे, टाइम पे फोकस ना करें। आप अपना एवरीडे शेड्यूल बनाएं, उसमें से आप रेगुलरली कितने आवर्स दे रहे हैं, 4 आवर्स, 6 आवर, 8, 10, 12, कितना आप डिवोट कर रहे हैं, इसको आप चार्ट डाउन करें। फिर 7 डेज़ फुल वीक उस कंसिस्टेंसी के साथ एवरीडे रूटीन को फॉलो करें। तो कांस्टेंट एंड कंसिस्टेंट रहें और क्वालिटी प्रोडक्ट निकालें। प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन पेपर्स और हर चीज़ को आप सॉल्व, टॉपिक पढ़ें और देखें कि आपका लेवल कहाँ पर आ रहा है। फिर इस हिसाब से जब आप चलते हैं तो फिर टाइम जो है वो मैटर नहीं करता है, क्योंकि एग्ज़ाम क्लियर तभी होगा जब आपने सिलेबस वाइंड अप किया। सिलेबस क्वालिटी से वाइंड अप होना यहाँ पर ज़रूरी है और क्वालिटी दिखेगी आपकी परफॉर्मेंस में। और अगर परफॉर्मेंस देने में आपको समय लग रहा है तो फिर वो लगेगा। सबका अपना अपना माइंडसेट है, सबकी अपनी एजुकेशनल बैकग्राउंड है, सबकी अपनी डिफरेंट अपब्रिंगिंग है, सारी चीज़ें डिफ़र करती हैं। इसलिए किसी एक कैंडिडेट का फॉर्मूला दूसरे पे नहीं, दूसरे का तीसरे पे नहीं, किसको कितना समय लगा वो उसकी स्टोरी है। आप कांस्टेंट, कंसिस्टेंट, डिटर्मिन्ड फार्मूला यूज़ करिए, बेस्ट रिसोर्सेज को स्टडी करिए, एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है। अब आती है सर पढ़ना कैसे है, अप्रोच कैसे करें इसको। तो पढ़ने का सबसे सरल तरीका और बेस्ट तरीका है, शुरुआत करिए एनसीईआरटी से। लेकिन एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है, स्टोरीज़ लगती हैं सुनने में लेकिन ऐसा है नहीं। एनसीईआरटी के चैप्टर के फर्स्ट लेटर से लेकर के चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन के लास्ट लेटर तक सारा एनसीईआरटी का चैप्टर अच्छे से पढ़ें, सारा कंटेंट पढ़ें, सारे साइड में दिए स्निपेट्स करें, सारे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करें, सारी पजल्स, एक्सरसाइजेस को अच्छे से ब्लैंक शीट पर सॉल्व करें। तो इस तरह से आपके 4 से 5 हज़ार क्वेश्चन हो जाते हैं जब आपका पूरा का पूरी 6 से 12th की सारी एनसीईआरटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस की आप सारी कंप्लीट करते हैं। अब एनसीईआरटीज़ के साथ कैसे आप स्टैंडर्ड बुक्स को भी उठा सकते हैं, इसका क्या तरीका होना चाहिए। देखिए,
कोई भी चैप्टर टिल डेट अपडेट अप्रोच होना चाहिए। कैसे हो सकता है ये? सबसे पहले मान लीजिए कि आपने 6th क्लास की एनसीईआरटी को उठाया, तो जब आपने 6th क्लास की एनसीईआरटी को लिया है और उसमें मान लीजिए कि आपने चैप्टर पढ़ा है सोलर सिस्टम, तो 6th क्लास की आर अर्थ जो पहली बुक है मान लीजिए ज्योग्राफी की, उसको आपने पकड़ा, उसमें आपने सोलर सिस्टम का चैप्टर देखा, उसको वहाँ से पढ़िए और देखिए 6 से 12th तक किसी और एनसीईआरटी में ये चैप्टर फॉल कर रहा है। अगर कर रहा है तो उसे वहाँ से भी रीड करिए, ये पहली कंडीशन। दूसरी बात, यूनिवर्स सोलर सिस्टम का चैप्टर साइंस की एनसीईआरटी में भी फॉल करता होगा, तो देखिए 6 से 12th तक यही चैप्टर साइंस की किसी एनसीईआरटी में फॉल कर रहा है, इसे वहाँ से भी पढ़िए। तो ये हो गया आपका एनसीईआरटी से ये एक चैप्टर हर बुक से वाइंड अप। फिर इसी को उठा करके आपके पास जो भी स्टैंडर्ड बुक है, मान लीजिए कॉम्प्रिहेंसिव ज्योग्राफी डी.आर. खुल्लर की है या माजिद हुसैन है या फिजिकल ज्योग्राफी सविंदर सिंह की या कोई भी और बुक है, उसमें भी आप देखिए कि सोलर सिस्टम का या यूनिवर्स का चैप्टर है, तो वहाँ से उसको वाइंड अप करिए। आपका यूनिवर्स और सोलर सिस्टम हर तरह से पूरा, कोई दिमाग खपाने की ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी आपकी फाउंडेशन इतनी ज़बरदस्त कर देगी, चीज़ों को इतना इजी कर देगी, कंसेप्ट इतने ज़बरदस्त बिल्डअप कर देगी, उसके बाद वो जो स्टैंडर्ड बुक हवा सी लगती है ना, वो एक औपचारिकता मात्र बन के रह जाएगी, आपको पानी की तरह समझ आ जाएगी। जैसे सपोज़ कीजिए कि आपने फिजियोग्राफी का चैप्टर कवर करना है खुल्लर का, मैं आपको कहता हूँ 9th क्लास की बुक जो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी की है, आप पहले फिजियोग्राफी का उसका चैप्टर पढ़िए, ये अप्रोच आप अपना के देखना। फिर 11वीं क्लास की एनसीईआरटी में भी फिजियोग्राफी है, 9th क्लास वाला पढ़ के फिर 11वीं वाला पढ़ना, उसके बाद आप डी.आर. खुल्लर से चैप्टर पढ़ना। ये तीनों करने के बाद प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन और इंटरनेट पे जितने क्विज़ अवेलेबल हैं सारे सॉल्व करके देखना, ना हो तो फिर मुझे बताना। हमारे यूट्यूब पर ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में लेक्चर पड़े हैं फिजियोग्राफी के, एनसीईआरटी 9th 11th और डी.आर. खुल्लर पढ़ने से पहले एक बार ज़रा उसे सुनना, देखना आपको क्लियर होगा कि सर ने अपने लेक्चर्स में सारी बुक्स को कैसे एक जगह पे कन्वर्ज कर दिया है। तो दिस इज़ द अप्रोच। अब आती है सर करंट अफेयर को कैसे मैनेज करें। तो सिलेबस दो तरह से विभाजित रहता है, स्टैटिक एंड डायनेमिक। ऐसे में करंट अफेयर कैसे करना है, सपोज़ कीजिए कि आपने ये साइंस पढ़ी है, हिस्ट्री पढ़ी है, ज्योग्राफी पढ़ी है, पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल साइंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर। तो जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो पॉलिटी में सपोज़ करिए कि आपने फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर पढ़ा है, तो पॉलिटी का ये फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर जब आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो ही आपको सुप्रीम कोर्ट की सारी जजमेंट समझ आएंगी। तो फंडामेंटल राइट्स का ये चैप्टर डिटेल में एनसीईआरटी से या कोई भी और बुक आप रेफ़र करते हैं, इसके साथ साथ सुभाष कश्यप, लक्ष्मीकांत, कोई भी है, डी.डी. बसु, आप उससे भी फंडामेंटल राइट पढ़िए और फिर अवेयर रहें, सजग रहें अपने आसपास के माहौल को लेकर के। हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की सारी जजमेंट्स पढ़ें जिनमें वो फंडामेंटल राइट के ऊपर जजमेंट्स दे रहे हैं, उन जजमेंट्स को पढ़िए। थ्योरी यहाँ से हो गई, सारा का सारा स्टैटिक यहाँ से कवर हो गया, और डायनामिक यानी कि कंटेम्प्रेरी आपका यहाँ से हो गया। बिना फंडामेंटल राइट समझे, बिना पॉलिटी पढ़े सीधे उठा करके अखबार पढ़ने बैठ जाओगे तो वो समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर करंट अफेयर वर्ड नहीं चलता सिविल सर्विसेज में, यहाँ पे कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ चलते हैं। कंटेम्प्रेरी इशू वो होते हैं जो सिर्फ उस दिन पैदा नहीं होते, ये लंबे समय से इतिहास में एग्जिस्ट करते होते हैं, ये चलते ही आते हैं और ये किसी भी समय में ताज़ा होकर जिंदा हो जाते हैं। ऐसे में ये इनकी ट्रेल बहुत लंबी होती है, ये पीछे भी होते हैं बैकवर्ड लिंक, इनका आगे भी प्रभाव जाता है फॉरवर्ड लिंक। इसको तभी समझा जा सकता है द हिंदू या फिर प्रतियोगिता दर्पण या सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल या योजना या कुरुक्षेत्र से, अगर आपने इसके बेसिक को डिटेल में अच्छे से स्टडी किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सपोज़ कीजिए कि आपने इकोनॉमिक टाइम्स पकड़ लिया हाथ में, या फिर आपने द हिंदू की इकॉनमी की खबरें पढ़नी शुरू कर दी। इक्विटी मार्केट, फाइनेंस, बैंकिंग, इतनी डिटेल्ड टर्म्स हैं इकोनॉमी की, आप उसे खोल के बैठते हैं एक क्लिप को, या तो वो आपको आधी अधूरी से समझ आती है, और अगर डिटेल में समझना है तो आप हर दूसरी लाइन के हर वर्ड को गूगल करने बैठ जाते हैं। इसकी वजह से आपका 1 से 2 घंटा उसी खबर में चला जाता है, फिर आप अखबार वाइंड अप करके रख देते हैं। बेस्ट तरीका ये है कि आप इकोनॉमी की नॉलेज साइड बाय, आप इकोनॉमी को स्टैटिक में पहले पढ़िए सारा। जब सारे फिनोमेनाज आपको पता होंगे, फाइनेंस आपको पता होगा, बैंकिंग सारा आपको पता होगा, उसके बाद जब आपको अखबार की खबर पढ़ेंगे तो वो 5 मिनट की खबर है, आपकी 5 ही मिनट में ख़त्म होगी। तो इस तरह से ये दोनों पुरुष प्रकृति की तरह मिल करके चलते हैं, स्टैटिक एंड डायनेमिक। तो ये अप्रोच आपको यूज़ करनी है। सिलेबस टिल डेट अपडेट करें। राष्ट्रपति यदि पढ़ रहे हैं तो पहले उसे अपनी एनसीईआरटी फिर स्टैंडर्ड बुक से पढ़िए, और फिर उसके रिलेटेड अभी रिसेंट जितनी भी डेवलपमेंट हुई है प्रेसिडेंट से रिलेटेड उन्हें पढ़ लीजिए नेट से सर्च करके। ये हो गया टिल डेट अपडेट, स्टैटिक भी डायनेमिक भी दोनों आपस में जुड़ गए। ये कैसे होता है लेक्चर आप देख लेना चैनल पे,
आपको ये अप्रोच भी समझ में आ जाएगी। तो आपका ये जो क्वेश्चन था कि सर स्ट्रेटजी या अप्रोच कैसी बनानी चाहिए, मैंने अब इसका आपको आंसर कर दिया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है परसेंटेज रिक्वायर क्या है सर, तो मैंने पहले ही बता दिया था कि इसमें कोई परसेंटेज रिक्वायर नहीं है। अगला आपका है अटेम्प्ट कितने होते हैं और कब तक दे सकते हैं, तो अच्छे से ध्यान से सुनना। जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो मिनिमम एज 21 ईयर, मैक्सिमम एज 32 ईयर, टोटल अटेम्प्ट 6 है। ओबीसी की अगर हम बात करें मिनिमम एज 21 ईयर, मैक्सिमम एज जनरल +3 मतलब 32 +3 मैंने 35 साल तक कितने अटैम्प्ट दे सकते हैं। जनरल के 6 हैं, उस पर +3 मतलब 9 अटैम्प्ट। तो जनरल मैक्सिमम 32 साल तक पेपर दे सकता है और ओबीसी मैक्सिमम 35 साल तक। जनरल के 6 अटैम्प्ट हैं, ओबीसी के कितने अटैम्प्ट हैं, 9 अटैम्प्ट। एससी और एसटी को 32 ईयर के बाद 5 ईयर का और रिलैक्सेशन मिलता है, मतलब 37 ईयर तक एग्ज़ाम दे सकते हैं शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। और अटैम्प्ट कितने हैं, अनलिमिटेड। 21 साल की उम्र से लेकर के जो मिनिमम एज है 37 ईयर की एज तक अनलिमिटेड अटैम्प्ट आप दे सकते हैं एग्ज़ाम के। तो ये आपका क्वेश्चन कि अटैम्प्ट कितने होते हैं और कब तक दे सकते हैं। अगला ये है कितना क्राउड है या कितने स्टूडेंट एवरी ईयर एग्ज़ाम देते हैं। देखिए अगर पिछली बार की बात करें तो लगभग 8 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था। पिछली बार की बात मैं कब की बात कर रहा हूँ, 2019 की बात कर रहा हूँ। 2019 की अभी कट ऑफ आएगी, वो अभी मैं समझा दूंगा जब बोर्ड पे मैं कट ऑफ वाला सेगमेंट डील करूँगा। तो पिछली बार 8 लाख बच्चों ने फार्म भरा था, टोटल ऐसा माना गया था, जिसमें से 4.5 लाख के अराउंड बच्चे एग्ज़ाम में अटैम्प्ट हुए, मैंने प्रिलिमिनरी में। और उसके बाद प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके जो बच्चे मेंस तक पहुँचे वो थे कुल 11,865। तो 11,865 यानी कि कुल 12,000 के अराउंड बच्चे एग्ज़ाम क्वालिफाई करके प्रीलिम्स का स्क्रीन आउट होकर के मेंस तक पहुँचे हैं। और मेंस में से कितना बच्चा आगे पहुंचा है, लगभग 2500 के अराउंड बच्चा मेंस से इंटरव्यू तक पहुंचा है। और इंटरव्यू में फिर लगभग 800 से 900 का सिलेक्शन होता है। तो मोटा मोटी पहाड़ा ये होता है कि जितनी वैकेंसीज यूपीएससी ने लॉन्च की है, मान लो कि 1000, उसका 13 गुना, उसका 13 टाइम प्रीलिम क्वालिफाई करता है। तो अगर 1000 वैकेंसी लॉन्च की हैं तो उसका 13 गुना हुआ 13,000। तो 13,000 बच्चों को वो प्रीलिम से निकालेंगे। अब 13,000 बच्चा वहाँ पर पहुँच गया है मेंस देने, तो मेंस में जितनी वैकेंसी हैं उसका 3 गुना इंटरव्यू में जाता है मोटा मोटी। तो 3,000 बच्चा इंटरव्यू में गया और इंटरव्यू में सिलेक्शन किसका होगा, 1,000 का। तो फॉर्म भरते हैं लगभग 10 से 11 लाख बच्चे, लेकिन प्रिलिमिनरी देने पहुंचते हैं मुश्किल से 4 से 5 लाख। उसमें से जो बच्चे पेपर फर्स्ट शिफ्ट में देते हैं, सेकंड शिफ्ट तक उन्हें असलियत पता लग जाती है, वो बचते नहीं। सेकंड शिफ्ट तक मुश्किल से 2-2.5 लाख बच्चा बच जाता है। दोनों प्रीलिम, मॉर्निंग शिफ्ट आफ्टरनून शिफ्ट दोनों होने के बाद प्रीलिम की जो मेरिट लिस्ट निकलती है उसमें से लगभग 13 गुना बच्चा, यानी कि 13,000 बच्चा, 1000 वैकेंसी है तो फिर मेंस में जाएगा। ये मेंस का 13,000 बच्चा पेपर लिख रहेगा और इसमें से लगभग 3 को गुना, यानी कि 3,000 इंटरव्यू में, फिर 1,000 का सिलेक्शन। तो मतलब 11 लाख से 1,000 तक की ये यात्रा है। इतना क्राउड होता है, इतने लोग पेपर में बैठते हैं, ये इसका सारा सिलसिला है। ये यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। अब आपका क्वेश्चन है कि सर सिलेबस और कट ऑफ कितना रहता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि सिलेबस और कट ऑफ इसमें क्या होता है, एग्ज़ाम डिटेल क्या है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। तो ये तीनों कट ऑफ, सिलेबस और एग्ज़ाम डिटेल मैं तीनों एक ही बार में अभी बोर्ड पर टारगेट कर देता हूँ। देखिए कट ऑफ, सिलेबस और एग्ज़ाम डिटेल के लिए मैंने सब कुछ यहाँ पर लिख दिया है, इसे ध्यान से समझिए। इसका जब आप वीडियो प्ले करेंगे इसका स्क्रीनशॉट भी आप लेकर के रख लेना। सबसे पहले आ जाती है बात एग्ज़ाम की डिटेल की, एग्ज़ाम में क्या स्टेप्स हैं। तो एग्ज़ाम की अपनी एक पूरी स्कीम है जिसके अंदर आपको टोटल 3 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। पहला प्रिलिमिनरी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में प्रीलिम्स कहते हैं, दूसरा मेंस के एग्ज़ाम और तीसरा इंटरव्यू। प्रिलिमिनरी जो होता है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप होता है, यानी कि उसका जो नेचर होता है वो ऑब्जेक्टिव है। जो मेंस है वो रिटन पेपर होते हैं, ऐसे पेपर होते हैं, और उसका जो नेचर है वो सब्जेक्टिव है। इंटरव्यू जो है वो आपकी पर्सनैलिटी को असेस करने के लिए होता है, डिसीजन मेकिंग, इंटरपर्सोनल स्किल्स, आपके टैलेंट को जानने के लिए होता है, और उसका जो नेचर होता है वो वाइवा वॉइस कैरेक्टर का होता है। तो पहला प्रीलिम्स नेचर है ऑब्जेक्टिव, दूसरा मेंस नेचर है सब्जेक्टिव, तीसरा इंटरव्यू नेचर है वाइवा। इस तरह से ये 3 पैटर्न, 3 स्टेप्स आपको पूरे करने होते हैं। पहला प्रिलिमिनरी किसी भी ईयर में मई से जून के अराउंड होता है। इस बार 2020 का प्रीलिम्स 31 मई को होना था, ड्यू टू कोविड-19
पेंडेमिक इसे पोस्टपोन किया गया है। अभी 20 मई को पता लगेगा कि ये आगे कब होना है। डेट्स यूपीएससी अभी लॉन्च करने वाला है। 12 मई को इसकी विंडो ओपन हुई थी, 3 मार्च तक ये विंडो चलनी थी और 31 मई को ये एग्ज़ाम था। यानी कि आपको तब फॉर्म भरने थे 12 मई से 3 मार्च के बीच में। इसके बाद अगर आप ये प्रीलिम क्वालिफाई करते, जिसकी कि रिज़ल्ट लगभग जून के अराउंड 40 के डेज़ के अंदर इसका रिज़ल्ट आपको मिल जाता है। प्रीलिम क्वालिफाई करने के बाद आप पहुंच जाते हैं मेंस के अंदर। 18 यानी कि 18 सितंबर से मेंस के एग्ज़ाम थे। टोटल 5 दिन में एग्ज़ाम ख़त्म होने थे। टोटल एग्ज़ाम 9 होने थे जिन्हें 5 डेज़ में वाइंड अप किया जाना था। उसके बाद नेक्स्ट ईयर के फरवरी मार्च के अराउंड आपके इंटरव्यूज़ होने थे, जिसे हम पर्सनैलिटी असेसमेंट टेस्ट के तौर पर जानते हैं। और फिर फाइनली अप्रैल नेक्स्ट ईयर में 2021 में आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट और सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट आनी थी। और फिर उस साल के मई या जून में उस साल के प्रीलिम्स होने थे। तो इस तरह से एग्ज़ाम किसी भी एक साल के किसी भी ईयर के मई जून से शुरू होकर नेक्स्ट ईयर के मार्च तक चलते हैं। तो 2 इयर्स का कोलैबोरेशन रहता है, जैसे 2020-21 का इस तरह से सिस्टम होता है, जैसे फाइनेंशियल ईयर होता है। तो ये था 3 स्टेप्स, ये हैं एग्ज़ाम की स्कीम, ये सिस्टम है। अब आता है एग्ज़ाम में सिलेबस कैसा होता है। देखिए, जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होता है, जो इस बार 31 मई को होना था, जो अभी टल गया है, वो 1 डे एग्ज़ाम होता है। उसमें मॉर्निंग शिफ्ट और आफ्टर शिफ्ट नॉन शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होता है। सुबह 2 घंटे का पेपर होता है, दोपहर को 2 घंटे का पेपर होता है। तो 2 आवर के पेपर होते हैं। ऑब्जेक्टिव, टिक मार्क, MCQ सिस्टम। जो पेपर 1 होता है उसमें प्रीलिम्स में, उसे हम CSET 1 कहते हैं। CSET माने CSAT, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट 1। इसको बेसिकली हम जनरल स्टडीज़ का पेपर कहते हैं। क्या सब्जेक्ट टेस्ट होते हैं इसमें? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल साइंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर, फॉरेन पॉलिसी, डिजास्टर मैनेजमेंट, क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी। ये सारे सब्जेक्ट्स कवर करके जनरल स्टडीज़ का पेपर हमारा बनता है। इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं। पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, यानी कि CSET 1 200 नंबर का हो गया आपका। नेगेटिव मार्किंग एग्जिस्ट करती है। कोई भी एक रॉन्ग आंसर करने पर 1/3 मार्क्स आपके कट जाते हैं। यानी कि 2 नंबर का अगर एक क्वेश्चन है तो उसका 1/3 बनता है 0.66666 यानी कि 0.67। तो अगर गलत आंसर दे दिया तो फिर 0.67 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे आपके। इस बात का ख्याल आपको रखना है। तो ये हो गया CSET 1, जिसे जनरल स्टडीज़ कहते हैं। इसी के तहत इवनिंग शिफ्ट या आफ्टरनून शिफ्ट में CSET 2 होगा, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। इसके अंदर डिसीजन मेकिंग, इंटरपर्सोनल स्किल्स, वर्बल, नॉन वर्बल रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स, इस तरह के सिलेबस आता है इसके अंदर। इसके अंदर क्वेश्चन 100 नहीं होते, इसके अंदर क्वेश्चन 80 होते हैं। लेकिन ये भी टोटल 200 मार्क्स का होता है। जैसे CSET 1 200 मार्क्स का था तो CSET 2 भी 200 मार्क्स का है। लेकिन क्वेश्चन 80 है तो फिर ईच क्वेश्चन कितने का हुआ? 2.5 मार्क्स का। हर क्वेश्चन 2.5 नंबर का हुआ, तभी तो 80 क्वेश्चन फिर 200 नंबर के बनेंगे ना। तो इस तरह से इसका हर क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है। इसमें अब इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ये है कि जो CSET पेपर 1 है 200 नंबर का है, उसका जो आपका स्कोर बनेगा, उस स्कोर के बेसिस पर आपकी मेरिट लिस्ट बनती है प्रिलिमिनरी रिज़ल्ट की। और उस मेरिट लिस्ट के बेसिस पर आप स्क्रीन आउट होकर के, या जिसे आप क्वालिफाई कहते हैं, क्वालिफाई होके मेंस में जाएंगे। यानी कि CSET पेपर 2 का स्कोर प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम की मेरिट लिस्ट फॉर्मेशन में काउंट नहीं होता। तो फिर CSET पेपर 2 क्यों है? CSET पेपर 2 क्वालिफाइंग नेचर का है, मतलब आपको इसे क्वालिफाई करना ही है। और क्वालिफाइंग नेचर का होने का यहाँ पर मतलब है कि आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लेने हैं, डेट इज़ द 33%। और 33% यहाँ पर 200 का बनता है ऑलमोस्ट 66 से 67 मार्क्स। यानी कि CSET पेपर 2 में आपको लगभग 67 मार्क्स लेकर के इसे बस क्वालिफाई करना है। अब इसमें से आप 200 में से 200 ले लीजिए, 100 ले लीजिए, 150 ले लीजिए, कोई फ़ायदा नहीं। सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स का ये पेपर है, आपको क्वालिफाई करना है, इसका टोटल में स्कोर नहीं जुड़ेगा। लेकिन अगर इसे आप क्वालिफाई करेंगे तो ही आपके पेपर 1 के मार्क्स काउंट होंगे। मतलब आपने पेपर 1 में मतलब 200 में से 200 भी ले लिया, लेकिन पेपर 2 आपने क्वालिफाई नहीं किया, 67 मार्क्स भी आप नहीं ले पाए, उससे कम लिए हैं, तो पेपर 1 का स्कोर भी डेड। तो की बात क्या क्लियर हुई? प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में 2 पेपर, ये स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है। क्या मतलब होता है स्क्रीनिंग का भी समझ आ जाएगा। इसकी मेरिट लिस्ट जो बनती है, उस मेरिट लिस्ट में क्या CSET 1 CSET 2 दोनों का स्कोर काउंट होता है? नहीं, CSET 1 का काउंट होता है। CSET 1 का स्कोर क्यों काउंट होगा? अगर CSET 2 क्वालिफाई करोगे। CSET 2 के स्कोर में कितने भी स्कोर ले आएँ कोई मतलब नहीं, क्वालिफाई ही करना है, वो क्वालिफाइंग कैरेक्टर का है।
ये हो गई इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट। अब आती है बात कि CSET 2 के लिए क्या हमें मैथमेटिक्स, क्वांट, रीजनिंग वो सारा पढ़ना है। रीजनिंग की प्रैक्टिस करिए, अच्छी बात है। क्वांट में, मैथमेटिक्स में हाथ टाइट है, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। क्यों? CSET 2 में कम से कम 80 में से 40 to 50 क्वेश्चन कॉम्प्रीहेंशंस के आते हैं, और वो इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशंस नहीं हैं। इंग्लिश के भी 2 कॉम्प्रीहेंशन या 3 होंगे, लेकिन वो जो कॉम्प्रीहेंशन हैं वो सारे के सारे सब्जेक्ट फील्ड स्पेसिफिक कॉम्प्रीहेंशंस हैं। यानी कि अगर आपने CSET 1 के लिए डिटेल में सारे सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल साइंस जो मैंने अभी बताए वो सारे अच्छे से पढ़े हैं, तो फिर उन सब्जेक्ट, उन फील्ड स्पेसिफिक जो कॉम्प्रीहेंशन उसमें आएंगे CSET 2 में, वो बहुत ईजिली आप समझ जाएंगे। तो CSET 2 इज़ अ काइंड ऑफ एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ CSET 1। तो जनरल स्टडीज़ पे ही फोकस करें, उससे अच्छे से तैयार करें, बड़ी इजीली CSET 2 के कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन आपके टारगेट हो जाएंगे, और आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ही चाहिए 67, तो वो आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो जनरल स्टडी इज़ द क्रक्स, इज़ द कोर। ये सारी कहानी हो गई प्रीलिम्स की। प्रीलिम्स से आप क्वालिफाई हो गए, अब आप पहुँचे हैं मेन्स में। मेंस में आपको टोटल 9 पेपर देने हैं। किस तरह से ये सारी स्कीम वर्क करती है समझिए। पहले उसमें सबसे पहले पेपर ए होगा, मैंने जैसे पहले बताया था वीडियो क्लिप में, वो कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज होगी, कोई भी एक कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज जो कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल के अंदर 22 लैंग्वेजेस में से आप कोई भी लैंग्वेज उठाइए। ये 300 नंबर का पेपर होगा, लेकिन इसका क्या टोटल में स्कोर लगेगा? नो, ये भी क्वालिफाइंग है। आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लेने हैं, दैट इज़ 25%। तो 300 में से 25% ही मिनिमम ले लीजिए, क्वालिफाई हो जाएंगे आप। इसका टोटल में स्कोर ऐड नहीं होता। इसी तरह से पेपर बी है, वो इंग्लिश का पेपर है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 25, टोटल पेपर 300 नंबर का। तो पेपर ए भी 300 मार्क्स का, पेपर बी भी 300 मार्क्स का, लेकिन दोनों क्वालिफाइंग कैरेक्टर के पेपर हैं, दोनों में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 25% चाहिए, ये बात ध्यान रखिए। अब आते हैं उन पेपरों की शुरुआत जिनसे नंबर जुड़ने शुरू होंगे। तो पेपर वन ऐसे का पेपर होता है, 250 नंबर का अकेला ऐसे का पेपर होगा। पार्ट ए, पार्ट बी करके पूरे क्वेश्चन पेपर में 2 पार्ट आएंगे, और उन 2 पार्ट में 4-4, 5-5 ऐसे आपको दिए जाएंगे। उनमें से एक ऐसे आपको दोनों पार्ट में से अटेम्प्ट करना है। तो 125 मार्क्स के 2 ऐसे हो जाएंगे वहाँ पर। तो 250 नंबर का ऐसे का पेपर हो गया। ऐसे बड़ी ईजिली होगा अगर आपने सारे सिलेबस के वो जो सब्जेक्ट मैंने आपको बताए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल साइंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर, फॉरेन पॉलिसी, डिजास्टर मैनेजमेंट, क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी, ये सारा अगर आपने अच्छे से किया है, ऐसे पेपर ईजिली हो जाएगा। तो 250 नंबर का ऐसे का पेपर हो गया। इसके बाद हुआ पेपर 2 GS 1। टोटल GS के 4 पेपर हैं, GS 1, GS 2, GS 3, GS 4। तो पेपर 2 है ये, लेकिन GS का 1 है। तो पेपर 2 GS 1, इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको? इसमें आपको इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, जिसको आप लेमैन लैंग्वेज में आर्ट एंड कल्चर कह देते हैं, ये पढ़ना है। इसमें आपको हिस्ट्री पढ़नी है। अब यहाँ पर लिखा बड़ी तरीके से उन्होंने, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड। तो मतलब हिस्ट्री आपको पूरी पढ़नी है वर्ल्ड की, और साथ में इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर भी लिख दिया, तो मतलब वो हिस्ट्री का ही पार्ट है। तो एंशियंट, मिडेवल, मॉडर्न हिस्ट्री आपको टिका के पढ़नी है अच्छे से, कोई टेंशन मत लो। तो आपको इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर पढ़ना है, मैंने आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड पढ़नी है। ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड का मतलब यहाँ पर सोशल, इकोनॉमिक, फिजिकल ज्योग्राफी पढ़नी है आपको। और तीसरा यहाँ पर आपको सोसाइटी पढ़नी है। तो आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोसाइटी यहाँ पर ई मिसिंग है। इससे मिलकर के बना आपका GS पेपर 1 और ओवरऑल स्कीम का पेपर 2। तो यानी कि ये भी हुआ 250 नंबर का, 250 मार्क्स का। अब आते हैं पेपर 3 की ओर, लेकिन GS पेपर 2, GS 1 हो गया, GS 2 में आपको पढ़ना है गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, वेलफेयर इनिशिएटिव्स, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशंस। तो गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन इकट्ठा पढ़िए आप, वेलफेयर इनिशिएटिव्स पढ़िए, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशंस, ये सारा 250 मार्क्स का आपका पेपर है। तो कोर एरिया इंटरनेशनल रिलेशंस है, दूसरा गवर्नेंस कॉन्स्टिट्यूशन है, तीसरा सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर इनिशिएटिव्स। तो इन एरियाज़ पे आपको फोकस करना है। GS पेपर 2 250 मार्क्स का। अब पेपर 4, लेकिन GS पेपर 3, इसमें आपको पढ़ना है टेक्नोलॉजी, मैंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मैंने इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स, उसी के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट आता है। तो टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, बायोडाइवर्सिटी मतलब क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। तो टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, बायोडाइवर्सिटी, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ये GS पेपर 3। टोटल स्कीम का पेपर 4, ये भी 250 मार्क्स का। इसके बाद स्पेस नहीं है क्योंकि अब बहुत ईजी सा चौथा पेपर है। तो पेपर 5, लेकिन GS पेपर 4 क्या है? एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड का पेपर।
तीनों पेपर GS1 GS2 GS3 अच्छे से तैयार कर लीजिए, सारा सिलेबस कर लीजिए, एथिक्स इंटीग्रिटी का पेपर बड़े आराम से हो जाएगा। ये हो गए जनरल स्टडीज़ के 4 पेपर। और इसके अलावा आपने अटैम्प्ट किया ऐसे का एक पेपर, इसके भी 250 मार्क्स, GS1 के भी 250 मार्क्स, GS1 GS2 GS3 GS4 250 मार्क्स। अब आता है ऑप्शनल का पेपर। एक ऑप्शनल आपको पिक करना है और हर ऑप्शनल के 2 पार्ट होते हैं। तो जो आपने ऑप्शनल उठाया उसके 2 पार्ट होंगे। मान लीजिए आपने हिस्ट्री ऑप्शनल बनाया तो उसके 2 पेपर होंगे, पेपर ए पेपर बी, यानी कि पार्ट ए पार्ट बी। हर पार्ट 250 मार्क्स का होगा। तो 500 मार्क्स का ऑप्शनल हो गया, क्लियर। 1000 मार्क्स के आपके 4 GS हो गए 1500 नंबर, और 250 नंबर का ऐसे हो गया 1750 नंबर, क्योंकि इसके 300 नंबर तो जुड़ेंगे नहीं, वो तो क्वालिफाइंग है पेपर ए पेपर बी के। तो 1750 नंबर का आपका मेंस होता है। क्लियर हुई ये बात। इसके बाद आपके होते हैं इंटरव्यू, वो होते हैं 275 मार्क्स के। मेंस के 1750 नंबर प्लस 275 नंबर्स ऑफ इंटरव्यू, दोनों को जोड़ो तो बनते हैं 2025 नंबर। इसमें से जो फाइनल टोटल आता है उससे मेरिट लिस्ट बन के सिलेक्शन होता है आपका। तो इसलिए मैं प्रीलिम्स को बार बार स्क्रीनिंग कह रहा था। प्रीलिम्स में जो स्कोर आपने गेन किया वो मेंस और इंटरव्यू वाली फाइनल लिस्ट में ऐड नहीं हुआ, वहाँ से आप सिर्फ छन के आगे गए, स्क्रीन होके आगे गए हैं। तो इट वाज अ स्क्रीनिंग एग्जाम प्रिलिमिनरी। आई बात समझ में। मेंस के 1750 नंबर और इंटरव्यूज़ के 275 नंबर, 275 मार्क्स जुड़ करके 2025 मार्क्स बनते हैं, उसमें से आपका सिलेक्शन आता है। अब आती है बात कि ये सिलेक्शन कैसे होता है, कट ऑफ के बेसिस पे। कट ऑफ का सिस्टम यहाँ पर क्या खड़ा है, देखिए प्रीलिम्स की कट ऑफ जो है उसका एक ट्रेंड नोटिस किया गया। 2016 से 2018 तक वो गिरती गई। 2016 में प्रीलिम्स की कट ऑफ 116 थी। 116 कितने में से, 200 में से। क्यों, मैंने अभी बताया 2 पेपर होंगे, CSET 1 CSET 2, लेकिन कट ऑफ सिर्फ CSET 1 के बेसिस पे बनेगी। 200 नंबर का पेपर था तो 200 में से 116, लेकिन 2017 में गिर के कितनी हो गई, 200 में से 105, फिर और गिरी कितनी हो गई, 200 में से 98। तो अब आप मुझे पूछेंगे सर 2019 की क्यों नहीं लिखी। 2019 का पेपर मई जून में हुआ था 2019 में, फिर आगे जाकर के उसके सितंबर अक्टूबर में मेंस हुए, फिर अभी जाकर के उसके इंटरव्यूज़ और बाकी चीज़ें होनी थी जिसमें ये कोविड-19 की वजह से इशू आ रहे थे। अगर वो हो भी जाता तो 2020 का जब सारी स्कीम हो जाती है, जब फाइनल रिजल्ट आ जाता है, तब यूपीएससी सारी कट ऑफ रिलीज़ करता है, प्रीलिम्स की, मेंस की और फिर फाइनल कट ऑफ। तो अभी 2019 वाले एग्ज़ाम की कट ऑफ नहीं आई है, वो अभी आनी है। अभी हमारे पास सिर्फ 2018 वाली कट ऑफ अवेलेबल है जो खुद 2019 अप्रैल में रिलीज़ हुई थी। सही बात समझ आ गई। तो इस हिसाब से ये गिरा है, लेकिन जानकार मानते हैं कि 2019 का जो पेपर प्रीलिम का था उसमें कट ऑफ बढ़ने के आसार नज़र आ रहे थे, 105 से 7 के अराउंड रहेगी। तो ऑल इन ऑल आप मुझसे पूछेंगे सर सिलेक्शन कितने पे होता है, तो सिलेक्शन होता है, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, आप मान करके चलिए 105 से 115, 200 में से 105 से 115 प्लस माइनस 5, 105 से घट के 100 चला जा सकता है, माइनस 115 से बढ़ के मैक्सिमम चला जा सकता है 120 प्लस। तो 100 से 5 से 115 की ब्रैकेट में रहिए, प्लस माइनस 5 आप मान करके चलिए। आई बात समझ में। अब आती है सर हमें पूरी स्कीम की कट ऑफ समझाइए 2018 वाली जो 2019 में रिलीज़ हुई थी। तो 2018 प्रीलिम्स यहाँ पर मैंने लिखा है, प्रीलिम्स जनरल कैटेगरी कट ऑफ 98, मैंने यहाँ भी बताया। OBC अदर बैकवर्ड क्लास कट ऑफ 96.66, शेड्यूल कास्ट SC कट ऑफ 84, शेड्यूल ट्राइब कट ऑफ 83.3। तो जनरल कैटेगरी कट ऑफ प्रीलिम्स की 98, शेड्यूल कास्ट 84, शेड्यूल ट्राइब 83, OBC 96.66। मेंस कितने में से लिया होगा, 1750 नंबर में से। तो 1750 नंबर में से जनरल की मेंस की कट ऑफ कितनी गई, 774, OBC 732, SC 719, ST 719। कितने में से, 1750 में से, 1750 में से। और जब मेंस का और इंटरव्यू का दोनों का जोड़ दिया 2025 हो गया टोटल। तो फिर फाइनल मेरिट लिस्ट जो बन के आई वो कितनी थी, जनरल फाइनल 982, OBC फाइनल 938, SC फाइनल 912, ST फाइनल 912। ये 2018 का रिजल्ट है आपके सामने। मैंने आपके एनालिसिस के लिए एक और ट्रेंड यहाँ पर रखा है जिसमें आप फाइनल कट ऑफ लिस्ट को कंपेयर कर सकें 2013 से 2018 की ओर। 2013 में जनरल की फाइनल कट ऑफ जो आई थी, सिलेक्शन कट ऑफ 775, 2014 में 889, 2015 में 877, 2016 में 787, 2017 में 1016, 2018 में 982। तो इस तरह से आप OBC और SC की भी यहाँ पर कंपेयर कर लेना। अब आप कहेंगे सर कट ऑफ कैसे बनाते हैं। पहली बात, यूपीएससी कोई परसेंटेज नहीं बताता कि इतने परसेंटेज पे आपका सिलेक्शन होगा।
परसेंटेज नहीं, यहाँ पे परसेंटाइल सिस्टम चलता है। परसेंटाइल सिस्टम क्या होता है, उस साल में एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले बच्चों में से बच्चों ने कैसा परफॉर्म किया है उसके हिसाब से परसेंटेज बनती है, तो ये परसेंटाइल होता है। परसेंटेज उसे कहते हैं जिसमें कमीशन नहीं बता दिया कि 65% आना ही चाहिए, उसके ऊपर वाले सिलेक्ट होंगे ना, यहाँ पे परसेंटाइल है। मान लीजिए पेपर बहुत आसान था, सब लोगों ने झमाझम पेपर अटैम्प्ट किया, बहुत अच्छा हो गया, तो उस साल फिर बहुत ज़्यादा आप स्कोर करेंगे तो फिर उस साल कट ऑफ परसेंटेज बढ़ जाएगा, तो परसेंटाइल स्कीम। मान लीजिए एग्ज़ाम बहुत कठिन था, सभी का ही पेपर समूचा सभी का वीक हुआ है, कमज़ोर हुआ है, तो उस साल धड़ाम से सबकी कट ऑफ मार्क्स गिरेंगे तो कट ऑफ गिर जाएगी। तो कट ऑफ बढ़ती घटती रहती है, ये स्टैटिक नहीं है, इट इज़ अ परसेंटाइल सिस्टम नॉट द परसेंटेज सिस्टम। ये पहली चीज़। दूसरी चीज़, कट ऑफ निकालते हैं कहते हैं, बड़ा सरल सा एक तरीका बता रहा हूँ, हालांकि इसमें कुछ स्केलिंग का कंसेप्ट रहता है, कुछ टेक्निकलिटीज़ रहती है, लेकिन कट ऑफ निकालने का तरीका, मान लीजिए कि 1000 वैकेंसियाँ निकली हैं, सपोज कीजिए 1000 वैकेंसियाँ निकली हैं टोटल, प्रीलिम्स में 13 गुना लोग उठाने, मैंने 13,000 लोग उठाने, क्या करेंगे, अपन के पास रिजल्ट आया, OMR सीट हमारे पास है, कंप्यूटर में डली हुई हैं, हम OMR सीट में से सबसे हाईएस्ट स्कोर वाले बच्चे की OMR शीट उठा लेंगे। हाईएस्ट स्कोर वाले बच्चे की OMR शीट निकाली, मान लीजिए कि 200 में से किसी बच्चे का स्कोर आ गया 140, उसकी उठा ली। अब उसको इस तरह से पिन करके नोटिस बोर्ड पे टेपेंगे, 140 वाले की लिस्ट को सामने रख के अब अपन नीचे मारकर 10 का दम, सलमान खान का शो आता था ना, कैसे परसेंटेज वाला रूलर घूमता रहता था, तो अब हम वहाँ से 140 से नीचे की ओर आने शुरू होंगे। जैसे ही नीचे की ओर आने शुरू होंगे, झमाझम बच्चे घुसने शुरू हो जाएंगे, सिलेक्शन उस लिस्ट के अंदर, नाम नीचे आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, अरे यहाँ पे कटक, यहाँ आके 1000, यहाँ आके 13,000 बच्चा पूरा। जैसे ही 13,000 बच्चा यहाँ पूरा हो गया, यहाँ पे कट लगा दिया अपने, ये क्या होगी कट ऑफ, कितने पे लगी, 103 नंबर पे। 103 नंबर तक अपन जैसे ही पहुंचे थे, 140 से 13,000 बच्चा पूरा हो गया, 103 और 103 से ज़्यादा वाले सेलेक्टेड, इसको कहते हैं कट ऑफ। आई बात समझ में। और मान लो किसी का हाईएस्ट स्कोर ही, पेपर ही बड़ा मुश्किल था, बहुत भयंकर पेपर, हाईएस्ट स्कोर ही आया गिन गना करके मुश्किल से 120, अब उसको यहाँ पर रखा बेंचमार्क, उससे नीचे की तरफ आए, वैकेंसी 1000 है, उसका 13 गुना उठाना 13,000, उससे नीचे की ओर आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, 95 के नंबर तक आने के बाद 13,000 लोग भर गए, 95 पे कट ऑफ लगा दिया। तो देखो पेपर डिफिकल्ट था, कट ऑफ 95 चली गई, पेपर इजी हुआ, कट ऑफ चली गई सीधा 105। तो हाईएस्ट स्कोरर से उठा करके नीचे की ओर कट ऑफ में आते हैं। तो पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या था, कितनी तैयारी वाले बच्चे उस साल अपीयर हो रहे थे, ये सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि भाई कट ऑफ का लेवल क्या रहेगा। तो एग्ज़ाम का पैटर्न, एग्ज़ाम का सिलेबस, एग्ज़ाम की स्कीम, कट ऑफ के सारे ट्रेंड एक वीडियो क्लिप में जितना बन पड़ता था भाई, हमने आपको सारा दे दिया। और हम भी यहीं हैं, आप भी यहीं हैं, आगे आगे और क्लिप्स आएंगी, देते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, इतना समझो, तैयारी करो, बाय।